आज संवाद का विषय है गांधी का वैष्णव मन और भारत बोध। यह अमृत महोत्सव है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने को है। भारत अपने होने को और अपने होने के कारणों को पहचान रहा है, याद कर रहा है। कृतज्ञ राष्ट्र अपने शक्ति के स्रोतों के साथ संवाद कर रहा है। कृतज्ञता आध्यात्मिक गुण है। कृतज्ञता चाहे व्यक्ति के प्रति हो, घटना के प्रति हो या अनुभवों के प्रति हो। हमारी संस्कृति इतिहास और परंपरा के याद आने वाले चिन्ह हमारे अनुभव के घनीभूत क्षण होते हैं। हमें भी अपना पूरा जीवन याद नहीं रहता है। कुछ घटनाएं और कुछ अनुभव याद रहते हैं। ऐसे अनुभव जिन्हें हमने शिद्दत से जिया है और ईमानदारी से महसूस किया है। गांधी ऐसे ही अनुभव है। गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के धरती पर आने के 150 वर्ष पूरे हो गए। 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान गुजरात, जो तत्कालीन मुंबई प्रेसिडेंसी का सौराष्ट्र वाला हिस्सा था, के पोरबंदर से शुरू हुई मोहनदास की यात्रा 30 जनवरी 1948 तक महात्मा होने की यात्रा है। मित्रों, आत्मावलोकन का कोई भी क्षण इतिहास और परंपरा के मूल्यांकन का भी क्षण होता है। दुख अपने कठिनतम समय में इतिहास को टटोलता है। यह टटोलना, यह खोज अपनी स्मृति परंपरा की भी खोज है। यही पहचान और यही खोज हमें महात्मा गांधी तक लेकर आती है। गांधी सत्य की जिद है। ये गांधी अहिंसा और अपरिग्रह है। ये गांधी आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन है। ये गांधी एक कठिन समय में मनुष्य होने की जिद को बचाए रखने की इच्छा है। ऐसा होना मानुष भाव का होना है। मैं जब ऐसा कह रहा हूं तो मेरे सामने एक प्रश्न है कि इन 75 वर्षों में हम गांधी को समझे कैसे। गांधी क्या है? गांधीवाद क्या है? एक चलताऊ शब्द का प्रयोग करूं तो यह है कि किन मूल्यों को गांधीगिरी कहा जाए। उस दिन दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के अफ्रीकी अध्ययन विभाग और विटवाटर स्टैंड यूनिवर्सिटी दक्षिण अफ्रीका के शिक्षा संकाय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोल रहा था। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व मंत्री यूसुफ फहद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने हम भारतीयों को इंगित करते हुए एक बात कही कि आप लोगों ने हमें एक लॉयर भेजा, हमने उन्हें महात्मा बनाकर भेजा। मित्रों, आपको पता है कि 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान गुजरात के सौराष्ट्र वाले हिस्से से शुरू हुई यह यात्रा अपने समाज को समझने की भी यात्रा है। पोरबंदर में एक पुरोहित हुआ करते थे। उनका नाम था माधवजी दबे जोशी। वे गांधी जी के पिता करमचंद उत्तमचंद गांधी के मित्र थे। उन्होंने सलाह दी कि गांधी जी को लंदन कानून पढ़ने भेजना चाहिए। गांधी जी के भाई लक्ष्मीदास भी वकील थे। 10 अगस्त 1888 को 18 वर्ष की उम्र में वे पोरबंदर से लंदन जाने के लिए निकले।
पहले मुंबई यानी तब के बंबई पहुंचे और 4 सितंबर को पानी की जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए। मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से गांधी के मन को समझने की कोशिश करूंगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक प्रतिष्ठित संस्था है, वहां से कानून की पढ़ाई करने के बाद सन 1891 ईस्वी में 22 वर्ष की उम्र में वो भारत वापस आए। पुनः एक नाम लेना चाहूंगा मैं, दादा अब्दुल्ला का। ये दादा अब्दुल्ला दक्षिण अफ्रीका में गुजराती मूल के जहाजी कारोबारी थे। उसको आज की शब्दावली में कहें तो शिपिंग मैग्नेट थे। उनके एक भतीजे जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। उनको मुकदमा लड़ने के लिए एक वकील की तलाश थी, पर शर्त यह थी कि वकील काठियावाड़ी मूल का होना चाहिए। काठियावाड़ समझते ही होंगे आप, सौराष्ट्र को काठियावाड़ कहते हैं। क्योंकि यह काठिया राजपूतों द्वारा शासित रहा, इसलिए काठियावाड़ कहलाता है। और इस शर्त पर गांधी जी खरे उतरे। पंडित माओजी दवे जोशी, जो कि आचार व्यवहार में शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण थे, उन्होंने दादा अब्दुल्ला को मोहनदास का नाम सुझाया। आपको ज्ञात है कि गांधी का लगभग 21 वर्षों का कालखंड दक्षिण अफ्रीका में गुजरा है। लंदन में कानून की पढ़ाई के उपरांत अपने गृह नगर पोरबंदर में वकालत जमाने के लिए संघर्ष कर रहे गांधी को दादा अब्दुल्ला का प्रस्ताव न मिला होता और दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए वे प्रिटोरिया की ट्रेन न पकड़े होते, तो जिस गांधी को हम जानते हैं वे गांधी हमारे सामने नहीं होते। गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। 30 जनवरी 1948 को उनका प्रयाण होता है। भारतीय सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी की सदैव उपस्थिति 33 वर्षों की है। इन 33 वर्षों में 4 बड़े आंदोलन होते हैं: चंपारण सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। गांधी 4 अखबार भी निकालते हैं: हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन। इनमें से 3 तो दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान ही शुरू हो गए थे। भारत में आने के बाद सन 1921 में अहमदाबाद से साप्ताहिक नवजीवन का प्रकाशन शुरू होता है, पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में। इसके अलावा गांधी का रोज का पत्र लेखन भी है। यह सब कुछ मैं यह बताने के लिए बता रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो डॉक्यूमेंटेड है, लिखित है। 20वीं सदी में गांधी एक ऐसे प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं जिनका भरपूर डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। 30 जनवरी 1948 को सायं 5:27 में गांधी का प्रयाण होता है। उस दिन के पूर्वाह्न तक की डायरी मौजूद है। जिस गांधी को हम जानते हैं उनका निर्माण सन 1893 से 1948 के बीच हुआ। 1893 यानी अफ्रीका जाना और 1948 यानी नश्वर शरीर से जाना, यानी 55 वर्ष। इसमें 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका के हैं और 33-34 वर्ष भारत के हैं। बाकी स्वातंत्रोत्तर भारत में उनके नाम की गाथा है। मेरे सामने एक प्रश्न है कि सौराष्ट्र, लंदन, प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग से लेकर चंपारण, चौरी चौरा, दांडी, बिरला हाउस और उसके बाद के गांधी का नाम का डंका, गांधी को कैसे पढ़ा जाए? गांधी के कई संस्करण हैं। रामराज्य के संस्करण हैं, समाजवाद के संस्करण हैं, पंथ निरपेक्षता के संस्करण हैं। गांधी के कई विरोधी पाठ उपलब्ध हैं। शायद बड़े होने की एक पहचान यह भी होगी
कि विरोधी मत और विरोधी संदर्भों के लिए आप प्रासंगिक हो उठे। यह प्रासंगिकता पुनर्नवता से बनती है। मेरा संकेत उस ओर है कि जिस तत्व को गांधी तत्व कहा जाता है, जैसे अहिंसा, त्याग, अपरिग्रह, पर दुख कातरता, ये वैष्णव सांस्कृतिक बोध से निकले हुए शब्द हैं। इसलिए गांधी की किसी भी सैद्धांतिकी को मैं भारतीय बौद्ध की केंद्रीयता में पढ़ने का पक्षधर रहा हूं। यह एक वैष्णव मन है। वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे, जिसकी ओर प्रोफेसर सत्यकाम जी ने इशारा किया। ये 15वीं शताब्दी के गुजराती भक्त कवि नरसिंह मेहता का पद है। यह पद माता पुतलीबाई घर में गाती थी। यह पद गांधी के व्यक्तित्व के केंद्र में है। यही उन्हें आत्मावलोकन का एक विवेक देता है, एक क्रूर आत्मावलोकन। यह विवेक गांधीवादी मूल्यबोध का भी विवेक है। अपने हर किए गए कार्य का, बोले हुए शब्द का, शब्द के अर्थ का फिर मूल्यांकन। यह आत्मूल्यांकन व्यक्ति को सुधारता है। यह अपने गलतियों को स्वीकारने का साहस देता है। यह भाव देता है कि मनुष्य में सुधार की गुंजाइश और विकास की संभावना बराबर बनी रहती है। असहयोग आंदोलन के दौरान 5 जनवरी सन 1922 को चौरी चौरा की घटना के उपरांत जनभावना के विरुद्ध जाकर आंदोलन को वापस ले लेना इसी क्रूर आत्मावलोकन से निकला हुआ मूल्यबोध है। यह वही कर सकता है जिसे अपने पर भरोसा हो। आपको पता है, उनकी आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग के पृष्ठ 26 पर उनका एक वाक्य है। वो स्वयं लिखते हैं कि जिस चीज का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा वह था रामायण का पारायण। आज मैं तुलसीदास के रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूं। ये गांधी जी का वाक्य है। मैं इसको एक दूसरे संदर्भ से संवाद में ला रहा हूं। एक सज्जन हुए हैं स्टेफोर्ड क्रिस्प, ब्रिटेन की लेबर पार्टी के राजनीतिज्ञ थे। ज्यूरिख में पैदा हुए थे। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में पढ़े लिखे थे। ये भी ब्रिटेन में सफल वकील थे। सन 1931 के चुनाव में जब ब्रिटेन में लेबर पार्टी के कुछ ही लोग अपनी सीट बचा पाए, उसमें ये भी एक शामिल थे। यह अलग बात है कि बाद में इसी लेबर पार्टी ने इन साहब को निलंबित कर दिया। खैर, एक वाक्य है उनका जो गांधी को परिभाषित कर देता है। 17 फरवरी सन 1948 को वेस्टमिनिस्टर एबे में उन्होंने गांधी जी पर एक भाषण दिया। श्रद्धांजलि थी वो। वैसे उनका वाक्य मैं शब्दशः उद्धृत कर रहा हूं। धर्म उनका जीवन है और जीवन उनका धर्म है। यह गांधी जी के बारे में कहा गया उसका वाक्य है। यह धर्म क्या है? यह धर्म आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है। यही वह कला है जिसके कारण गांधी हर संकट के समय हमें याद आती है। सभ्यता पर आई हुई हर समस्या अपने समाधान के लिए गांधी का बाट जोहती है और समाधान भी पाती है। यह समाधान मार्टिन लूथर किंग, दलाई लामा, नेल्सन मंडेला, डेसमंड टुटू जैसे नामों से दुनिया के विभिन्न भागों में अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करती है। यह वैष्णव भाव का विश्वव्यापी होना है।
आदरणीय नेल्सन मंडेला जी के शब्दों को उधार लो तो मानवता के प्रति उनके समर्पण को लेकर हम में से किसी की से उनकी तुलना नहीं हो सकती। गांधी दर्शन 21वीं शताब्दी में मानवता को राह दिखाने वाला चाबी होगा। यह नेल्सन मंडेला का वाक्य है गांधी जी के प्रति। देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, राज्य की संकल्पना कैसी हो, समाज के अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति के प्रति हमारी दृष्टि कैसी हो, राजनीति कैसी हो, राजनेता कैसे हों, इन सभी प्रश्नों पर गांधी के विचार को इसी वैष्णव निरंतरता के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाना चाहिए। गांधी गॉसिप नहीं है। गांधी जितने वाच्य हैं उससे ज्यादा कर्म्य है। इसी कर्म में होने से यह साहस निकलता है जब वे कहते हैं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। थोड़ा सा पलट कर देख लीजिए ना, हम लोगों में से कितने लोग कह सकते हैं कि मेरा जीवन मेरा संदेश है? यह वही कह सकता है जो अपनी आत्मकथा को सत्य के साथ प्रयोग बताए। मुझे ओंकार शरद याद आ रही है। ओंकार शरद का नाम आप सबों ने सुना होगा। ओंकार शरद ने लोहिया पर पुस्तकें लिखी हैं, बंकिम ग्रंथावली का संपादन भी किया है। उनकी एक पुस्तक है लोहिया के विचार। ये लोकवादी प्रकाशन इलाहाबाद से सन 1969 में पुस्तक छपी है। उसमें एक अध्याय है सिविल नाफरमानी। उसमें लोहिया का वाक्य है, गांधी ने हमें वह रास्ता दिखाया जिसके चलते साधारण लोग भी सुकरात और प्रहलाद जैसे बन सकते हैं। ध्यातव्य हो कि लोहिया गांधी के पनही पूजन वाले समुदाय से नहीं आते थे, पर समाज के अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति की गांधी की कल्याण कामना लोहिया को उनका प्रशंसक बनाती है। आप कितने बड़े हैं यह इस बात से तय होता है कि आपके साथ रहकर कितने लोग बड़े हुए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को देख लीजिए, न जाने कितने घुरहु कतवारू मंगरू गांधी जी के संपर्क में आकर माननीय हो गए। गांधी जी इसलिए भी बड़े हैं कि वे भारतीय प्रज्ञा की उत्तरजीविता में आते हैं जो असहमति को स्थान देती है। हमारे दर्शन मोटा मोटी 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन एक दूसरे की असहमति में विकसित होते हुए दर्शन है। गांधी इस उत्तरजीविता को सम्मान देने वाले हैं। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के भाषा संबंधी विचार गांधी से नहीं मिलते हैं। गांधी की पॉलिटिकल करेक्टनेस वाली अवधारणा से पंडित मदन मोहन मालवीय असहमत हैं। फिर भी टंडन जी और मालवीय जी गांधी जी के हैं और गांधी जी उनके हैं। यह भारतीयता बोध, यह समाज केंद्रीयता गांधी को वैष्णव दाय में मिली है। 2 बिंदुओं का और उल्लेख करना चाहूंगा। एक गांधी और वामपंथी राजनीति को लेकर, और दूसरा गांधीवाद और राष्ट्रवादी राजनीति को लेकर। गांधी की ट्रस्टीशिप की अवधारणा को लेकर पहली बात, गांधी की ट्रस्टीशिप की अवधारणा की लोकप्रियता और भारत में वामपंथ की असफलता को एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाना चाहिए। एम.एन. रॉय और गांधी के बीच की असहमति के कारणों को जानने की कोशिश कीजिए, आपको रोचक निष्कर्ष मिलेंगे। एक बात बताऊं आपको, गांधी वामपंथी राजनीति की कसक है। खैर छोड़िए, एक दूसरा संवाद है गांधी और राष्ट्रवाद के बीच का। एक सज्जन हुआ करते थे दादा साहब आप्टे, आपने नाम सुना होगा। सन 1948 में वे तमिलनाडु में, जो अब का तमिलनाडु है, तब तो मद्रास प्रेसिडेंसी था, प्रांत प्रचारक हुआ करते थे। दादा साहब आप्टे की डायरी उपलब्ध है। उनकी डायरी को उद्धृत कर रहा हूं। 30 जनवरी
सन 1948 को जब महात्मा गांधी का प्रयाण हुआ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन संघ चालक एमएस गोलवलकर, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर तमिलनाडु में थे। दादा साहब आपटे बताते हैं कि गांधी का जब प्रयाण हुआ तो इसकी सूचना उन्होंने तत्कालीन सरसंघ चालक गोलवलकर जी को दी। वे चाय पी रहे थे, खबर सुनते ही उनके हाथ से कप गिर गया। बोले बहुत गलत हुआ। रात्रि में दादा साहब आपटे ने डायरी में लिखा, मेरा ईश्वर से विश्वास उठ गया है। जो ईश्वर गांधी जैसे व्यक्ति को उठा सकता है उस पर भरोसा कैसा। मेरा संकेत यह है कि जब आप गांधी के चिंतन का मूल्यांकन करें, पिछले 75 वर्षों में गांधी के साथ देश के विभिन्न प्रकल्पों के संवाद का मूल्यांकन करें, तो इन ऐतिहासिक तथ्यों पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है कि हम गांधी के रामराज्य को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकें। गांधी का रामराज्य उनका भारत बोध बनाता है। उनका भारत बोध, उनका रामराज्य कोई थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, कोई प्रांतिक राज्य नहीं है। यह भारत बोध एक नैतिक राज्य की संकल्पना है। गांधी के ही शब्दों को उधार लूं तो समाज के अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति के साथ न्याय की जिद है। गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों को लूं तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा। मोहनदास करमचंद गांधी का भारत बोध राम राज्य की संकल्पना का भारत बोध हो है। इसे अगर देखना हो तो इसके उदाहरण देश के कई हिस्सों में मिल सकते हैं, पर मैं एक उदाहरण सुदूर पूर्व भारत से, उत्तर पूर्व भारत से देना चाहूंगा। उत्तर पूर्व चूंकि अपना कर्म क्षेत्र है तो उदाहरण वहां से ज्यादा आते हैं। कार्बी आबलांग इलाका है। कार्बी आबलांग इलाके में आप गए हो, नागालैंड के सीमा पर है, असम का इलाका है। वहां एक सरीह जन सेवा केंद्र है। एक सज्जन हुए हैं जनार्दन पाठक। जनार्दन पाठक गांधी जी के जीवन काल में वर्धा गए। 25 वर्ष की उम्र में वर्धा गए। गांधी जी ने उन्हें वनवासी समुदाय के लोगों के बीच काम करने का सुझाव दिया। गांधी जी के समाज मूल्यों पर उन्होंने कार्बी क्षेत्र में काम करना शुरू किया। एक कार्बी बेटी झामा देवी से उन्होंने शादी भी की और अपना जीवन समाज के लिए लगा दिया। समाज में एक व्यक्ति की सदनियत कितना परिवर्तन ला सकती है, सरीह जन सेवा केंद्र इसका प्रमाण है। आप लोगों को जाकर देखना चाहिए। असम केंद्रीय विश्वविद्यालय सिलचर के दीफू परिसर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर यह केंद्र है। गांधीवादी समाज और राज्य की परिकल्पना से संबंधित भारत बोध के ऐसे उदाहरण पूरे देश में मिलते हैं। पूर्वोत्तर का उदाहरण मैंने अपने अनुभव से दिया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम गांधी की सैद्धांतिकी को लेकर एक नई दिशा और नई व्याख्याएं दिखाएगा, ऐसी मेरी कामना है। एक और संदर्भ है, और वह संदर्भ है, वह भी पूर्वोत्तर से जुड़ा हुआ ही संदर्भ है। पंचगनी से गांधी जी ने, पंचगनी महाराष्ट्र में है, पंचगनी से गांधी जी ने असम के लोगों के लिए एक पत्र करके एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने असम के लोगों को कुछ सुझाव दिया। यह सुझाव अगर अमल में लाया गया होता तो स्वातंत्रोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में जो संकट आए वो शायद नहीं आते। मैं इसके विस्तार में अगर जाऊंगा तो फिर किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। सत्यकाम जी का आदेश था, आपके बीच उपस्थित हुआ
ट्रस्टीशिप बची रहे, वैष्णव जन बचा रहे, राम और राम राज्य बचा रहे, गांधी बचे रहें, देश बचा रहेगा। आप सबों का बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम।